अगर मैं ये कहूँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का शेयर भारत डायनामिक्स के शेयर से सस्ता है वैल्यूएशन में, तो आपके मन में एक डाउट आएगा कि ये कैसे पॉसिबल है। बिकॉज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का प्राइस चल रहा है 4,700 के अराउंड एंड भारत डायनामिक्स का 1,300। तो शेयर के प्राइस में इतना बड़ा डिफरेंस होने के बावजूद भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स सस्ता कैसे हो सकता है। सही सही सुना आपने गाइस। आज के वीडियो में हम इसी को डिकोड करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें किसी भी स्टॉक का, और कौन सा स्टॉक सस्ता है कौन सा स्टॉक महंगा है ये कैसे पहचाने। स्टॉक्स की पूरी रिसर्च यानी उसका अर्निंग्स, आरओई, आरओसीई क्या होता है, डेट टू इक्विटी, फ्री कैश फ्लो, डिविडेंड यील्ड, ये सारी चीज़ों को समझेंगे बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू अ स्टॉक। ठीक है। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लाइंड टू मिलियनेयर। माय नेम इज़ मनीष एंड आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा। जो भी फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहता है या करना चाहता है, डिस्पाइट कि वो बिना कुछ जाने भी ये चीज़ें जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा उसको देखे वो सब कुछ समझ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। एंड जो भी जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर लीजिए फॉर मोर सच कंटेंट। ट्रेडिंग के रिलेटेड भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे। चलिए, देखिए, कोई भी कंपनी का शेयर सस्ता है या महंगा है, या उसमें हमको क्या देखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। ठीक है, क्योंकि देखिए आप अपने लाइफ में बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, इंश्योरेंस बाय करते हैं, कोई घर बाय करते हैं, तो सारी चीज़ों को रिसर्च करने के बाद तो किसी भी स्टॉक में मुझे नहीं लगता आपको किसी का रिकमेंडेशन भी बाय करना चाहिए। कोई रिकमेंड कर रहा है तो डेफिनेटली आप रिसर्च करिए फिर बाय करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई रिकमेंड कर रहा है तो वो गलत कर रहा होगा, वो बिल्कुल सही कर रहा होगा, बट आप एक बार रिसर्च करके फिर बाय करिए। और वीडियो के एंड तक इसको देखिएगा। मैं ये वादा कर रहा हूँ कि आफ्टर कंप्लीट वॉचिंग दिस वीडियो आप खुद एक फंडामेंटल एनालिस्ट हो जाएंगे और आप खुद से रिसर्च करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको 2 स्टॉक ऐसा बताऊंगा जिसमें मेरा खुद का पर्सनल इन्वेस्टमेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक इधर 10x या 2x हो सकता है, नहीं मल्टी बैगर हो सकता है यहाँ से भी। ठीक है, चलिए, फर्स्ट टर्म है ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर। देखिए, अर्निंग्स पर शेयर क्या होता है। कोई भी एक शेयर, अगर मैं एक शेयर ले रहा हूं तो उसमें मुझे कितनी अर्निंग्स करके दे रहा है वो स्टॉक या वो कंपनी, दैट इज कॉल्ड एज ईपीएस। ठीक है, कैसे कैलकुलेट होता है, इसका एक बेसिक फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स। एग्जाम्पल से समझते हैं कि किसी एक कंपनी का नेट इनकम है 100 करोड़ का, 10 करोड़ के आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, तो उसका ईपीएस आ गया 10, यानी 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये ईपीएस कैलकुलेट हो गया। सेकेंड, प्राइस टू अर्निंग। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज यही एक रेशियो है जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा शेयर सस्ता है कौन सा शेयर महंगा है। जैसे मैंने बताया एचएएल का शेयर सस्ता है, अब भारत डायनामिक्स महंगा है, वो मैंने पी के बेसिस पे बताया, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, देखिए प्राइस टू अर्निंग कैसे कैलकुलेट होता है, शेयर की वैल्यू डिवाइडेड बाई ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर। अगर आप ये करते हैं तो आपका पी आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसको। एक कंपनी का शेयर वैल्यू है 200, ईपीएस है 10, तो आपका पीई हो गया 20, यानी 200 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 20 का पीई। देखिए, पी जितना ज्यादा होगा उतना शेयर महंगा है, जितना पी सस्ता है उतना शेयर सस्ता है। बट कभी कभी क्या होता है, मार्केट में कुछ स्टॉक्स को मार्केट हायर वैल्यूएशन ही देती है, यानी उसका पी हमेशा महंगा ही होगा, वो सस्ता नहीं होगा। ठीक है, उसका एक एग्जांपल है डी मार्ट। आप चेक करिए, इसका पी हमेशा आपको महंगा ही दिखेगा। ठीक है, बिकॉज मार्केट ही उस स्टॉक को रिवॉर्ड करिए विद हायर वैल्यूएशंस। जैसे मैंने बताया पी जिसका हाई है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं एक और, एक ही सेक्टर से 2 स्टॉक है, बैंकिंग सेक्टर से, एक का पी है 15, एक का पी है 5। तो जो 5 वाला पी है वो सस्ता है कंपेयर टू 15। ठीक है, 15 वाला मतलब वो महंगा स्टॉक है कंपेयर टू 5 वाला। क्लियर है, तो पी से आपको पता चलता है कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा है। आते हैं आरओई पे, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है कि उस कंपनी के इक्विटी में जो आप पैसा लगाते हैं उससे आपको कितना रिटर्न या कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है वो कंपनी, दैट इज कॉल्ड एज रिटर्न ऑन इक्विटी। जनरली बेसिकली ये माना गया है किसी भी कंपनी का आरओई अगर 15 के ऊपर है दैट इज गुड, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिलो 15 है तो खराब नहीं है, बट रिटर्न जो है वो 15 के नीचे, मतलब एवरेज आप देख रहे हैं, अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करें और 15% का रिटर्न अगर आप एक्सपेक्ट करें तो दैट इज नॉट बैड, दैट इज गुड। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि 100 अगर मैंने 100 इक्विटी खरीदे किसी कंपनी के, 100 शेयर या 100 रुपये लगाए, तो उस पर जो मेरा 20 रुपया बन रहा है दैट इज आरओई कितना आ जाएगा, 20% का। ठीक है, एवरी 100 इक्विटीज पे 20 का रिटर्न मिल रहा है, दैट इज 20% का आरओई। तो आरओई 20%, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पहले। फोर्थ आता है आरओसी, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब वो जो कंपनी के पास जो कैपिटल है, वो कंपनी अपना कैपिटल कहाँ पे लगा रही है, उससे कितना प्रॉफिट जनरेट करे, दैट इज कॉल्ड एज आरओसीई। इसको कैसे समझ सकते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे किसी कंपनी ने
100 रुपया इन्वेस्ट किया है कहीं पर और उसको रिटर्न आ रहा है 25 रुपये का, दैट मीन्स 25% का ROCE है। ये भी एक अच्छा माना जाता है कि 100 रुपये पे 25 रुपया कंपनी कमा रही है अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट से, यानी उस कैपिटल को कहीं पर इन्वेस्ट करके। तो बट देखिए, मैं पर्सनली इसको इतना ट्रैक नहीं करता, मैं ROE बहुत ज़्यादा ट्रैक करता हूँ, PE और EPS ट्रैक करता हूँ, ठीक है। फिफ्थ आता है डिविडेंड यील्ड। देखिए, किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर डिविडेंड यील्ड हाई है मतलब वो ज़्यादा डिविडेंड देती है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो भी कंपनी का शेयर प्राइस है, यानी अभी करंट प्राइस मान के चलते हैं कोल इंडिया का 500 है, साल भर में 20 रुपये का डिविडेंड देती है, तो 5 4 जा 20, ठीक है, यानी डिविडेंड यील्ड हो गया 4% का। अगर जितना डिविडेंड यील्ड हाई है उतना डिविडेंड ज़्यादा देती है कंपनी, ठीक है। ONGC 300 का शेयर प्राइस है और उसका डिविडेंड यील्ड 3.8 है, यानी कि 4 रुपये पकड़ के चलते हैं, 4% का डिविडेंड यील्ड है, यानी साल भर में ONGC 12 रुपये का डिविडेंड देती है। तो जो भी डिविडेंड एनुअली दिया जाता है उसको शेयर प्राइस से आप कैलकुलेट करेंगे तो डिविडेंड यील्ड आ जाता है। जिसका डिविडेंड यील्ड हाई है वो डिविडेंड से भी आपको पैसा बना के दे रही है और ओवरऑल प्राइस के वैल्यू से भी आपको उससे पैसा कमाने मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया डिविडेंड यील्ड। अब आप समझते हैं फ्री कैश फ्लो। देखिए, फ्री कैश फ्लो क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझिए। किसी भी कंपनी के बुक्स में अगर कैश है तो उसको अगर एक्सपांशन करना है तो लोन लेने की जरूरत नहीं, वो उसी कैश को यूज कर सकते हैं। अगर कोई डेट है तो वो उसको रीपे कर सकते हैं विदाउट बोरोइंग फ्रॉम एनी अदर थिंग, और भी कहीं से पैसा लेने से अच्छा उसी से आप डेट रीपे कर सकते हैं। अपने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड कर सकते हैं बाय गिविंग अ डिविडेंड। तो फ्री कैश फ्लो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्री कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट होता है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग मतलब कामकाज करने के लिए जो खर्चा है माइनस एक्सपेंसेस, माइनस जो अदर एक्सपेंस या जो भी खर्चा है टोटल एक्सपेंसेस वो माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो से, तो आपका फ्री कैश फ्लो आता है। एग्जांपल 200 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो है किसी कंपनी का और 50 करोड़ का एक्सपेंस है, माइनस कर दीजिए 150 करोड़ आ गया, यानी 150 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है, ठीक है। इस तरीके से फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट होता है। फिर होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, IT कंपनी हो गया, किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट, बिकॉज अगर एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है तो उसका विजन होता है, उसका आउटलुक होता है जो कंपनी के लिए विन विन होता है, उसको फेवर करता है उसके शेयर प्राइस पे। तो मैनेजमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपने सुना होगा फलाने कंपनी या बैंक का CEO ने रिजाइन करके इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया, तो क्योंकि उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस है, उस कंपनी में ऑलरेडी काम कर चुका है, एक सेक्टर में इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली वो उस बैंक या उस कंपनी को ग्रो कर सकता है। इसलिए मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं डेट टू इक्विटी। देखिए, डेट टू इक्विटी बेसिकली क्या होता है, कंपनी के पास कितनी लायबिलिटीज है, कितने कर्जे हैं इन कंपेयर टू दैट इक्विटी, ठीक है। तो जिसका भी डेट टू इक्विटी अगर हाई है, दैट इज 1 के ऊपर है, तो उसके अंदर हमें एक बार सोचना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो खराब है, बट अगर आप देख रहे हैं तो इक्विटी डेट टू इक्विटी रेशियो इज मोर देन 1, मतलब पर्सनली आई वुड सजेस्ट कि हमें यहाँ पर देखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। अगर 1 के नीचे है तो दैट इज वेल एंड गुड, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली अभी रिसेंटली ओला इलेक्ट्रिक का IPO लिस्ट हुआ है, 1.34 का डेट टू इक्विटी है। कंपनी प्रॉफिटेबल है ही नहीं, अभी भी प्रॉफिट में नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है। आप PE वगैरह EPS देखेंगे सब माइनस में है, ठीक है। अभी शेयर लिस्ट होते ही 20% का सर्किट मार गया, बिकॉज सस्ता शेयर है, ग्रुप बड़ी है, ओला ब्रांड अच्छा है, इसकी वजह से वो शेयर चल रहा है। बट पर्सनली अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा। उसका रीज़न ये है कि जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती है या उसका कोई एक विजन नहीं है कि प्रॉफिट में कब आएगी, तब तक तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो ये सारे फैक्टर्स जो आज हमने स्टडी किए हैं, EPS, PE, ROE, ROC, डेट टू इक्विटी, फ्री कैश फ्लो, मैनेजमेंट, डिविडेंड यील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप किसी में स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आपको मैंने कहा था, अभी हम क्या करेंगे, हम एक ही सेक्टर के 2 शेयर को एनालिसिस करके चेक करते हैं, आपको पता चल जाएगा कौन सा शेयर सस्ता है, कौन सा शेयर महंगा है, जो अभी तक हमने स्टडी किया उसके बेसिस पे, ठीक है। देखिए, आपके स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा होगा एक एक्सेल शीट है जिसमें मैंने कुछ फंडामेंटल्स नोट किए हैं, और ये फंडामेंटल्स मैंने एप्लीकेशन से ही किए, मेरे जो मेरा ब्रोकिंग अकाउंट है, तो कोई भी हार्ड नहीं है। जो भी ब्लाइंड है, जो भी मुझे फॉलो कर रहा है, वो वहाँ से इस बिल्कुल चेक करके एनालिसिस कर सकता है फंडामेंटल सेक्शन, ठीक है। मैंने 2 स्टॉक लिए, एक है ICICI बैंक और एक है SBI। देखिए, दोनों एक ही सेक्टर को बिलोंग करते हैं, यानी कि ICICI बैंक बैंकिंग सेक्टर है और एक SBI वो भी बैंकिंग सेक्टर से। एक प्राइवेट है, एक गवर्नमेंट है, बस डिफरेंस है, बट दोनों का काम करने का बिजनेस वगैरह जो भी है सब सेम है। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप देखेंगे तो एक का है 8,19,000 करोड़ का, दूसरे का है 7,20,000 करोड़, मोर और लाइक 1 लाख करोड़ का डिफरेंस है, बट दोनों ही अपने बैंकिंग सेक्टर में जायंट है। ICICI रिटेल सेक्टर में, मतलब प्राइवेट में काफ़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बैंक है, और SBI तो गवर्नमेंट में सब लोग जानते हैं सबसे बड़ी बैंक। करंट शेयर प्राइस है 1170, 1171 ICICI बैंक और 824 रुपया जो है वो SBI का है। अभी देखिए, EPS हमने कैलकुलेट किया पड़ा तो 64 का EPS ICICI बैंक का है, 76 का EPS SBI का। देखिए, SBI ज़्यादा अर्निंग्स करके दे रही है, आप कंपेयर कर सकते हैं फ्रॉम
आईसीआईसीआई, हमने क्या पढ़ा था, जिसका भी ईपीएस ज़्यादा है वो ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है, ठीक है। तो इस यहाँ पर आप देखोगे कि ज़्यादा प्रॉफिट एसबीआई करिए कंपेयर टू आईसीआईसीआई, बट वैल्यूएशन अगर आप चेक करेंगे ना, पी हमने पी चेक किया था, पी कैसे कैलकुलेट करते हैं, शेयर का प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। तो आप देख लीजिए 1171 डिवाइडेड बाय 18.9 सॉरी 64 जो है ईपीएस, तो 18.9 आ गया, 18.09 ईपी है, प्राइस टू अर्निंग। यही एसबीआई का देखिए कितना है, 824 का शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय 76 कितना आ गया, आपके सामने लिखा हुआ है देखिए 10.6। आप मुझे बताइए दोनों में, अभी आप पी देख के आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या पढ़ाई की थी कि जो पी सस्ता है यानी कम है वो सस्ता शेयर है, जो पी ज़्यादा है वो महंगा है। आप देख लीजिए दोनों ही अपने बैंकिंग के दिग्गज है, एक ही सेक्टर से बिलोंग करते हैं, एक को पी 18 का मिल रहा है, एक को पी 10 का मिल रहा है। तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि किस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ से सीधा सीधा क्लियर कट समझ में आ रहा है कि हमें एसबीआई में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो आगे जाके हमें ज़्यादा पोटेंशियल और ग्रोथ मिल सकता है, ठीक है। देखिए सेक्टर पी क्या होता है इसको समझ लेते हैं। सेक्टर पी क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स है। तो हर एक सेक्टर का एक इंडेक्स बना हुआ है हमारे यहाँ पे, निफ्टी मेटल, निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, बैंकिंग सेक्टर है निफ्टी फाइनेंशियल, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक्स। तो हर एक सेक्टर का भी एक पी होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ हो सकता है स्टॉक्स हायर पी पे ट्रेड करे, कुछ लोअर पे, इनका एवरेज मिला के एक सेक्टर का पी निकाला जाता है, इंडस्ट्री पी भी बोलते हैं। बैंकिंग सेक्टर का पी 13.6 चल रहा है। उससे भी देखेंगे अगर तो आईसीआईसीआई बैंक को बैंकिंग सेक्टर के पी से भी हायर वैल्यूएशन दी जा रही है 18 का, और सेक्टर पी से भी लोअर वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है एसबीआई। तो आप इसे समझ लीजिए कि जो बैंकिंग सेक्टर है उससे भी अंडर वैल्यूड है एसबीआई, यानी एसबीआई में इन्वेस्ट करना कितना अच्छा है फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है, क्लियर है। देखो आरओई हमने अभी क्या पढ़ा कि अगर हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो कितना रिटर्न हमें कंपनी 16.9 दे रही है, 100 मतलब आपको 16.9% का रिटर्न आईसीआईसीआई बैंक में मिलेगा अगर आप उसके इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, और एसबीआई में 17% मिल रहा है। मतलब यहाँ पे भी एसबीआई आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे रही है अगर आप उसके शेयर्स में पैसा लगा रहे कंपेयर टू आईसीआईसीआई बैंक। तो हमें क्यों 1170 रुपये पे करना चाहिए कंपेयर टू अगर हमें 800 रुपया मतलब 824 में हम अगर एसबीआई में। बुक वैल्यू क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, ये बुक वैल्यू होता है। देखिए अगर आप बुक वैल्यू देखेंगे तो 380 का बुक वैल्यू है आईसीआईसीआई बैंक का, 461 का बुक वैल्यू है एसबीआई का। अब इसके नीचे मैंने लिखा है प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू, यानी 1170 डिवाइडेड बाय 380, तो बुक वैल्यू आ गया 3.09 समथिंग लिखा है वो, 3.09 या 3.06। सेम 824 डिवाइडेड बाय 461, 1.75 का बुक वैल्यू। अगर आप बुक वैल्यू के टर्म्स में भी देखेंगे तो जो बुक वैल्यू से भी 3 टाइम्स का मल्टीपल दे रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक को और एसबीआई को 1.75। अगर मान के चलता हूं मैं जो सेक्टर का पी यानी 13.6, अगर मैं 13.6 की वैल्यूएशन भी दे दूं एसबीआई को, आपको बताता हूँ एसबीआई का स्टॉक कितने का होगा, 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 76 कितना आ रहा है, 1033, यानी फेयर वैल्यू 1033 होता है। वर्स्ट केस में अगर सेक्टर का पीई भी दिया जाए और अगर 18 का पीई दे दिया तो आप मान के चलिए शेयर का वैल्यू 1500 से 1500 रुपये के आसपास होगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमने एक कंपैरिजन करके देखा कि आईसीआईसीआई और एसबीआई के बीच में हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए बेस्ड ऑन द फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये क्लियर कट दिख रहा है कि एसबीआई में मोर पोटेंशियल और ग्रोथ है कंपेयर टू आईसीआईसीआई बैंक। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न्स कहाँ मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप HAL और भारत डायनामिक्स का खुद ही रिसर्च करके चेक कर सकते हैं। आप डिफरेंट सेक्टर्स का करिए, HUL का करिए, ITC का करिए, आप रेलवे के किसी स्टॉक्स का कर लीजिए। आपको इससे पता चल जाएगा कि कौन सा शेयर सस्ता है, कौन सा शेयर महंगा है और आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो का कंटेंट बहुत अच्छा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए इस वीडियो को। और जैसे मैंने कहा था कि एंड में मैं आपको 2 शेयर बताऊंगा जो यहाँ से मल्टी बैगर हो सकते हैं, तो मेरा जिसमें पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। देखिए फर्स्ट शेयर है जोमेटो। मेरा यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो 100 रुपीज़ के प्राइस पे है। अभी देखेंगे तो मेरा जो कैपिटल है वो डबल हो चुका है और ये मुश्किल से मुझे 6 या 8 महीने पहले ही मैंने इन्वेस्ट किया था, यानी मतलब मान के चलिए लास्ट ईयर मैंने ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर के आसपास इसमें इन्वेस्ट किया था। रीज़न क्या इन्वेस्टमेंट करने का बता देता हूँ। देखिए कंपनी के अंदर बहुत पोटेंशियल है ग्रो करने का। मैं यहाँ से मल्टी बैगर ले रहा हूँ, यहाँ से 10x 20x भी पकड़ रहा हूँ। अगर आप 10x भी पकड़ते हैं तो शेयर की वैल्यू 2500 रुपये हो जाएगी। देखिए कंपनी पहले तक तो प्रॉफिट में नहीं थी, लॉस थी। जब IPO आया था तभी भी लॉस थी, नीचे गया 50 रुपये के आसपास तभी भी लॉस थी। बट कंपनी ने एक विजन रखा कि उसको प्रॉफिट में आना है कंपनी को, ठीक है। धीरे धीरे उसके वो
जो वो कंपनी हर क्वार्टर में रिजल्ट दे रही थी उसमें दिख भी रहा था। जब वो प्रॉफिटेबल आने लगी, यानी 1-2 करोड़ का प्रॉफिट करने लगा या उसका डेट टू इक्विटी कम हुआ, तब जाके मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। उस समय का भाव था 100 रुपीज़ पे मैंने इन्वेस्ट किया। वहाँ से वो एक बार 170-180 का नीचे भी आया, बट उसमें कंटिन्यूसली लगा रहा मैं, मतलब इन्वेस्टेड रहा। एंड मैं पर्सनली ये फील कर रहा हूँ कि मतलब मेरा ये एनालिसिस कह रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से 10x हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए कल के कल तो नहीं होगा, टाइम लगेगा। अभी भी जो रिजल्ट दिया कंपनी ने, क्वार्टरली रिजल्ट में 250 करोड़ का प्रॉफिट क्लॉक किया है। एक क्वार्टर में अगर 250 करोड़ करा यानी साल भर में 215 to 4 कर दीजिए, यानी 1000 करोड़ का प्रॉफिट क्लॉक करेगा। जो पिछले साल तक कंपनी लॉस में थी, अभी 1000 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई। यानी आप समझ सकते हैं कि आगे जाके और कितना ग्रो कर सकती है। 1000 करोड़ का प्रॉफिट अभी कुछ भी नहीं है इस कंपनी के लिए। ये आगे जाएगा टाइम वाइज अगर आप देखेंगे या प्राइस वाइज, तो बहुत लंबा जर्नी इसको तय करना है। ठीक है, तो एक पर्सनली ये मेरा एक स्टॉक है जोमेटो। सेकेंड है मेरा जियो फाइनेंस। देखिए रिलायंस की पेरेंटेज है, रिलायंस जैसा बड़ा ब्रांड इसको ओन करता है जियो फाइनेंस। इतना बड़ा इनका रिटेल चेन है, इतना बड़ा कस्टमर बेस है जियो का, लगभग 48 करोड़ कस्टमर्स है, 18,000 से भी ज़्यादा रिटेल शॉप्स है पूरे पैन इंडिया में। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा कस्टमर बेस है। तो इनके पास ऑलरेडी वो चीज़ पहले से अवेलेबल है, इनको कस्टमर कहीं से कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। शेयर के वैल्यू 300 के आसपास चल रहा है। अगेन आई विल टेल, अगर अभी फंडामेंटल चेक करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, बिकॉज कंपनी ने अभी अपने ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया। अभी फिलहाल वो पेपर वर्क कर रही है, लाइसेंस अगर अप्रूवल्स ले रही है फ्रॉम आरबीआई एंड सेबी, जो भी है जो उनको फाइनेंस के रिलेटेड चाहिए। जब तक कंपनी स्टार्ट होगी मेरे अकॉर्डिंग 1000 रुपये का भाव तो आपको तभी दिखा देगी। और देखिए बजाज फाइनेंस 7000-6000 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ से 10x तो रिलायंस को मैं तो एक्सपेक्ट करके चल सकता हूँ कि 3-3.5 का भाव आपको दिखेगा। जायंट कंपनी है और आप जानते हैं डिसरप्शन में बहुत ज़्यादा अपस्केलिंग करेगी और अपने कॉम्पिटिटर्स को डिसरप्ट करने में माहिर है ये। जियो आया था तो किस तरीके से बाकी प्लेयर्स को इन्होंने तबाह करके बर्बाद करके रख दिया था। तो ध्यान रखिएगा, ये स्टॉक, ये दोनों जो मैंने रिकमेंडेशंस किए हैं ये मेरे पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी है, और ये मैं सिर्फ अपने स्टडी आपको शेयर कर रहा हूँ। आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप अपने पर्सनल या फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपका आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इस वीडियो को। एंड आई एम 100% श्योर आज के वीडियो के बाद आप खुद से एनालिसिस करके, खुद रिसर्च करके अपने स्टॉक्स में आप पैसा लगा के अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय बाय।